टर्की इतना आसान भी नहीं है जितना लग रहा है। जो वहाँ पे यूट्यूब पे मैं देख रहा था यूट्यूबर्स, यहाँ आके जब उनसे हमने राब्ते किए तो उनकी टोरी अलग थी। नाम मैं कहता हूँ लें आप। तो आपका 15 दिन का वीजा है, मतलब आपके पास सिर्फ 10 वर्किंग डेज है। अब आते हैं मेन बात पे, हम यहाँ आए क्यों। टर्किश आपसे तब तक ट्रांसलेट पे बात करेगा जब तक उसका मफाद है। ऑनलाइन के हवाले से मेरा मकसद ये था कि पाकिस्तान में वो प्रॉपर टूल्स मुझे नहीं मिल रहे थे जो यहाँ पर हैं। यहाँ हाथ भी हो जाते हैं बहुत, मेरे साथ 2-3 दफा हाथ हुआ। मैं एयरपोर्ट से उतरा, टैक्सी वाले से बात की। अच्छा, उमैर भाई ने मुझे खुद कहा था कि मैंने इंटरव्यू देना है, मैंने काफ़ी चीज़ें बतानी है। 2 महीनों में 20,000-21,000 लिया लग गया। ज़्यादा लग गया होगा। मैं कहता हूँ फैमिली को भी लेकर आए ताकि वो भी इस चीज़ को प्रॉपर्ली जज कर लें और आप भी जज कर लें, दोबारा 2 राउंड नहीं करें, वरना आप जाके समझाते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का मददगार नहीं है, आप हैं और अल्लाह है और दुआएं हैं, दैट्स इट। बाकी अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं हर जगह पे। आते साथ ही इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचें कि मैं अपने पैसे जेब में रखे हुए मैं कहीं डाल दूं, पैसे खर्च कर दूं। वो भी कार्ड जल्दी आ रहे हैं, आगे क्या होता है ये कुछ पता नहीं, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन भी लगा दिए। अब अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? आज मेरे साथ मौजूद है उमैर भाई। उमैर भाई कराची से बिलोंग करते हैं और ये रिसेंटली अभी मूव हुए हैं इधर, यहाँ इस्तांबुल में ईस्टर्न यूरोप में ये इन्होंने रहाइश रखी हुई है। तो इनसे पूछना चाहेंगे इनका एक्सपीरियंस, ताकि आप सबको पता चले कि यहाँ पे जो हालात हैं उनसे वाकिफ़ हों सब, क्योंकि ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इनका जो बिज़नेस है जो ऑनलाइन है उसके हिसाब से ये आपको शेयर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ बेहतर है, और बाकी चीज़ें इनसे मैं पूछता रहूँगा तो ये बताते रहेंगे। बाकी मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। जी उमैर भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा कि मैं जहाँ आने का मेरा माइंड सेट किया था। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ जैसा आपने बताया। लास्ट ईयर कोविड आ गया था, हम लोग घर में लॉक थे बिल्कुल, और उससे पहले का मेरा माइंड ये सेट हो चुका था ऑलमोस्ट कि मैंने कराची से बाहर निकलना है। क्योंकि जो लोग कराची में रहते हैं वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे कि कराची में कितने मसले मसाइल हैं। एक टाइम ऐसा होता है जब आप बोलते हो यार जिसके पास पैसे में गुजारा कर लेगा, लेकिन कराची इस स्टेज पे पहुंच गया कि आप हर चीज़ तो नहीं कर सकते ना। आप रोड नहीं बना सकते, आप रोड से कचरा नहीं उठा सकते, आपने घर में बिजली का इंतजाम कर लिया, अपने पानी का इंतजाम कर लिया, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आप अपने लिए सिक्योरिटी नहीं रख सकते। तो उस वक्त बंदा सोचता है यार कि यहाँ से बाहर जाओ, मतलब एक इनसिक्योरिटी, एक जो वैल्यू ऑफ लाइफ है ना वो बहुत डाउन होता जा रहा है कराची का। तो खैर जैसी फ्लाइट्स खुली मैंने प्लान किया कि मैं जाऊँगा पंजाब। मैंने पहली फ़्लाइट पकड़ी, मैं पंजाब के, अगस्त का महीना था। मैं पंजाब को, इस्लामाबाद को एक्सप्लोर कर रहा था कि मैंने यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है ना। तो उस वक्त ये TRC का जो है ये फेसबुक पे आना शुरू हो गया। खैर मैंने देखा, आई गॉट वेरी एक्साइटेड। मैंने वो अपना प्लान कैंसिल किया, मैं वापस आया कराची और मैंने अपने वीज़ा अप्लाई कर दिए। वीज़ा अप्लाई कर दिए, थोड़ी सी मैंने वर्किंग की। मुझे टर्की यूट्यूब वगैरह पे देखा, बहुत अच्छा लगा। लोगों ने कहा इतना सस्ता घर है, 1+1 है, ये है वो है, फलाना ढिमाका। तो मैंने कहा यार दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अवेल इट, लेट्स गो। खैर मैंने नवंबर के मंथ में वीज़े अपने अप्लाई किए, वीज़े आ गए हमारे। और मैंने ये सोचा होता है कि जब मेरे वीज़े आएंगे तब मैं प्रॉपर वर्किंग शुरू करूँगा, अपने बंदे लाइन अप करना, सारी चीज़ें जो भी हैं। खैर तो उसके बाद जो है मैंने अपनी जो वर्किंग स्टार्ट की तो मुझे आइडिया हुआ कि टर्की इतना आसान भी नहीं है जितना लग रहा है। ठीक है, सही। और ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो मैंने सडन चेंज ऑफ प्लान अपना किया और मैंने कहा कि मैं घर खरीदूंगा नहीं, मैं पहले रेंट के घर में जाके रह के देखूंगा। ये आप कराची में थे? कराची में थे, मैंने तभी ये चीज़ डिसाइड कर लिया। अच्छा, आते आते एक और सीन ये बैड हो गया कि 15 जनवरी को एजेंट यूथ और फाते को उन्होंने TRC के लिए बंद कर दिया। सही। तो जो मेरी पूरी वर्किंग थी एजेंट यूथ के ऊपर वो एकदम से क्रॉस हो गई। एजेंट यूथ के बाद पाकिस्तानियों के लिए क्या बचता है? बेलिक। अब हम चले गए बेलिक पे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, आते हुए मैंने तकरीबन अपने सारे जितने एजेंट्स थे वो लाइन अप किए हुए थे। मैं यहाँ एक बंदे का ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे, वो ओमान में थे, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत अच्छी लीड्स थी। खैर पहले दिन यहाँ लैंड में होटल में पहुँचे, स्नोफॉल हो रहा था फ़ेब के महीने में, और दूसरे दिन ही मैं इतना परेशान हो गया इस टर्की के पहले अपने दिन से कि मैंने पहले भी ट्रैवलिंग की है, लेकिन ये जो पहला दिन था ना बहुत मुश्किल था। मुश्किल इन अ सेंस, मेरे लिए एक सिम खरीदना भी मुश्किल था, मेरे लिए एक 400 मीटर चलना भी मुश्किल था।
क्योंकि इस्तांबुल और खासतौर पर टर्की जो पूरा अप एंड डाउन है, और स्नोफॉल और चलना, मतलब हम जैसे बंदे जो हर वक्त बाइक और गाड़ी में रहते हैं उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया ना। खैर इन लोगों को बिल्कुल भी जबान नहीं आती, बड़ी मुश्किलों से खैर मैंने इंग्लिश नहीं आती अपनी जबान आती है, इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, जो कि एक बहुत हैरानकुन मेरे लिए चीज़ थी। 1 2 3 4 भी नहीं आता ना, ऐसे ही है प्रॉब्लम है इंग्लिश का। वो इतना मुश्किल था। खैर पहला दिन हमारा गुजरा, उसके बाद जो है हमने जो एजेंट्स लाइन अप किए हुए थे हमने उन सबसे राब्ते शुरू किए। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तानी भाई जितने भी थे ना, उन्होंने छुरी फेरने में एक लम्हा नहीं लगाया। अच्छा, जो वहाँ पे यूट्यूब पे मैं देख रहा था यूट्यूबर्स, यहाँ आके जब उनसे हमने राब्ते किए तो उनकी टोरी अलग थी। मीन्स क्या थी? मीन्स ये कि वहाँ से तो कहते हैं ना बहुत ईजी है जी, यूँ हो जाएगा यूँ हो जाएगा, यहाँ के कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो थे। नहीं जी ये तो अभी है, इतने पैसे लगते हैं, इतने पैसे लगते हैं, ये होता है, ये वो होता है। मैं किसी का मखसूस नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने ये बहुत चीज महसूस अच्छा, मैं बता क्या चाहता हूँ, मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं वो कहते हैं नाम तो लें, नाम मैं कहता हूँ लें आप, ताकि लोग अवॉइड करें उनसे। मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस करें, एक्सपीरियंस सबसे करें, एक्सपीरियंस करें क्योंकि पता है इसमें बात क्या है, जो यहाँ पे पाकिस्तानी भी है ना वो एक तरह से परदेश में ऐसे, ठीक है। हमारे एक किसी का नाम लेने से ना कोई बंदा उजड़ जाए, बात है किसी की, किसी के दरवाजे बंद हो जाए, मैं एटलीस्ट इस लेवल पे नहीं जाऊंगा। ठीक है बुरा हो गया, खैर है कोई बात नहीं। टर्किश लोग इनके मुकाबले में अच्छे हैं, ऑल्दो टर्किश में भी मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझसे लिटरली घर विजिट कराने के बाद बोला इसकी फीस है। अच्छा, आपको उसकी फीस देनी है। मैंने बोला किस चीज़ की फीस? ठीक है, खैर स्टोरी को शॉर्ट करता हूँ। एक हफ्ता मेरा मुकम्मल हुआ। अच्छा, यहाँ टाइम का बहुत बड़ा मसला था। टाइम का मसला था, 15 दिन का वीज़ा था, मंडे टू फ्राइडे आपने वर्किंग करनी है, सैटरडे संडे लॉकडाउन, आपकी वर्किंग स्टॉप हो गई, फिर मंडे टू फ्राइडे आपने वापस वर्किंग करनी है। तो आपका 15 दिन का वीज़ा है, मतलब आपके पास सिर्फ 10 वर्किंग डेज है काम करने की, और 10 वर्किंग डेज में भी यहाँ शाम के 5-6 बजे स्टॉप है काम, उसके बाद आप वर्किंग नहीं कर सकते। तो आपको सुबह उठते, और आपने एक एजेंट के साथ अगर आप जुड़ गए, रियल एस्टेट एजेंट जो आपको घर दिखाएगा, तो आपका पूरा दिन उसके साथ चला गया। अच्छा, टर्की के रियल एस्टेट एजेंट्स बहुत अच्छे हैं, इन अ सेंस आपके होटल आते हैं गाड़ी लेके, आपको बिठाते हैं, आपको लेके जाते हैं, आपको विजिट करा के लेकर आते हैं, सही वापस स्टॉप। यहाँ टाइमिंग जो आप कह रहे हैं वो तो 8 बजे तक है यहाँ पे वर्किंग डेज में। 6 बजे के बाद जो है वो मेरा कोई भी विजिट नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने बोला अब हो सकता है वो अवेलेबल नहीं था, घर जो भी था। खैर मैंने बहुत सारे घर देखे, बेलिक दुजू में भी देखे, हर जगह कोई ना कोई मसले मसाइल थे। मसले मसाइल अब क्या आते हैं घर लेते हुए, सबसे बड़ी बात, जब आप वहाँ से घर देख रहे होते हैं ना 1500 रेंट या 2000 रेंट, आप यहाँ पर आते हैं, सबसे बड़ा मसला आता है, वो आपसे कहते हैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट से पहले अगर आपने छोड़ा, वो आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप उनको बोलो यार कि मैं टेस्ट रन कर रहा हूँ, मैंने 3 महीने बाद घर लेना है, मैंने 4 महीने बाद घर लेना है, वो एग्री नहीं करते। मेरे साथ सबसे बड़ा मसला ये था। मतलब जितने भी लोग मुझे मिल रहे, कहीं पे कोई मसला, कोई कह रहा है आपके पास किमलिक नहीं है तो आपको 6000 लीटर डिपॉजिट रखवाना है, किस लिए कि आपके बिल्स अगर आपने नहीं भरे तो हम इसमें से काटेंगे। कोई मुझसे कह रहा है आपसे 3 डिपॉजिट लेंगे, कोई 2 डिपॉजिट लेंगे। तो ये बहुत बड़ा हेक्टिक था घर ढूंढना। खैर मैं फिर दुआ दूंगा अपने हुए ओमान वाले भाई को, जिनके रेफरेंस का जो बंदा था वो बहुत अच्छे लोग थे, ट्रांसलेट कर करके मोबाइल में, और उनको समझाते हैं, वो ट्रांसलेट करके हमें समझाते हैं। इस तरह ये तो मसला है मेन, ये स्टार्टिंग शुरू में बहुत बड़ा मसला था। खैर हम घर पे आ गए, घर पे हमने रहना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मेन बात पे, हम यहाँ आए क्यों? हम यहाँ आए सुकून की तलाश में, ठीक है। सुकून इन द सेंस कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। क्योंकि कराची में एंजॉय करने को कुछ भी नहीं है। मैं लिटरली इन द सेंस बात करूँ, मुझे बच्चे का कोई पार्क नहीं मिलता जहाँ मैं उसको ले जाऊँ, या अच्छे स्लाइड्स लगी हूँ, मैं उसको झूला झूला दूँ, मुझे बहुत दुख है अपने दिल में, ठीक है। मैं उसको सी साइड लेके जाता हूँ तो सी साइड इस कदर गंदा है कि वहाँ लिटरली रेत में कहीं सिरिंजें पड़ी हुई है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, बच्चे को लग जाए, कुछ हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो आप अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पाते। अब यहाँ एज एन यूथ में हम आके बैठ के क्यों? क्योंकि सारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको तो वही लाके बताएं, एज एन यूथ तो पहले तो अब हमने कहा हमने घूमना है, वो भी मशहूर किए हुए बेसिकली। इतना यहाँ है कुछ भी नहीं, यहाँ है कुछ भी नहीं करने को इन केस। वैसे अगर बात करूँ, अच्छा जो यहाँ के लोग हैं ना, उनकी अगर थोड़ी सी बात करूँ तो यहाँ के लोग बहुत सिंपल और सादे लोग हैं।
साधनों से मुराद अपने साफ सुथरे ड्रेस पहनते हैं, सफाई है इनमें, अपना सिंपल ब्रेड लेते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, बस। जो पाकिस्तान का वो है ना क्रेज, मतलब रेस्टोरेंट्स में भी आपकी वेटिंग लगी हुई है 1 घंटे की, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ होटल्स में इस तरह लोगों को, टर्किश लोगों को खाना के लिए वो होते हुए नहीं देखा, पागल होते हुए नहीं देखा, बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ना हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग अमीर हैं, हम लोग अच्छे रहते हैं पाकिस्तान में, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। हम मतलब पाकिस्तान में हर फैमिली महीने में 2-3 दफ़ा तो बाहर खाना खाती है, ऐसे ही खाती है। यहाँ तो मैंने नहीं देखा, यहाँ मैंने बाहर होटल्स पे भी देखा है, तो वो चाय के साथ सिगरेट पी रहे हैं बस। चाय इनकी चलती है, हाँ, चाय के साथ ब्रेड चलती है, हाँ, जो स्वीट्स होती हैं, ये चीजें। तो लाइफ बहुत सिंपल है, ठीक है, इनके अपने खाने हैं। हाँ। अच्छा, अब यहाँ आगे एंजॉय करने की बात, एंजॉयमेंट क्या है। टर्की को अगर आसान अल्फाज में समझाओ ना, बेसिक चीजें सस्ती हैं, लग्जरी चीजें महंगी हैं। बेसिक नेसेसिटी इन लोगों की गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बहुत अच्छा और सस्ता इंतजाम किया है। खाना सस्ता है, लाइक अगर आप कहीं शॉपिंग पे जाते हैं तो आपको प्राइसेस एज कम्पेयर टू पाकिस्तान चीप मिलते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और क्वालिटी ऑफ फूड है। फूड क्वालिटी इनकी, मैं अगर सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ मिस करूँगा अगर इन केस में यहाँ से गया, तो यहाँ की फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनका अच्छा है, चीज़ें इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी बहुत अच्छी है। लग्जरी पे जब आप जाएंगे, आपको गाड़ी लेनी है, आपको पाकिस्तान से भी महंगे पैसे देने, 22 लाख 25 लाख रुपये की गाड़ी, और रेकलेस ड्राइविंग। मतलब मैं वहाँ से सोच कर आते हैं यहाँ पे गाड़ी खरीदने का, और इनका ट्रैफिक देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं गाड़ी नहीं खरीदूँगा। इनमें कोई सेंस नहीं है गाड़ी चलाने की, मोबाइल यूज़ करते हुए गाड़ी चला रहे हैं। तो मुझे तो लिटरली, मैंने बाज़ औक़ात उनसे बहस की कि आप लोग ये मोबाइल चलाते हुए गाड़ी क्यों चलाते हो, इंचेस पे गाड़ियाँ चलाते हैं। लग्जरी आप जितना कहेंगे वो महंगा है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे एंजॉयमेंट की। एंजॉयमेंट का अब यहाँ मेरा डिसीजन हो गया थोड़ा सा गलत कि मैं एज एन यूथ में रह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे एंजॉय करने के लिए जाना है ना, सुल्तान अहमद जाना है, तकसीम जाना है, फ्लोरिया जाना है, कहीं भी जाना है, मेरा 1 से 1.5 घंटा लगता है जाने में, 1 से 1.5 घंटा लगता है आने में। ऐसे ही है, 1-1.5 घंटा तो आपको लगना ही है, और आपका पूरा दिन अलग ज़ाया हो जाता है। कहीं भी निकल जाए, कहीं भी निकल जाए, आपका पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाता है। अगर आपको एंजॉय ही करना है तो आप ऐसा नहीं होता, पहले दूसरे से बाहर निकल के उन इलाकों के करीब जाएं जहाँ एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट से मुराद जहाँ आपको शाम को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, आप आराम से बैठते हैं, अपनी चाय पीते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो चीज़ यहाँ आपको नहीं मिलेगी। यहाँ लिटरली अगर अभी आप खिड़की से बाहर देखेंगे, पूरा सुनसान। हम लोग स्टार्टिंग में इतना घबरा गए थे, एक खौफ आता था कि ये कैसे, कि ये मतलब कैसा शहर है जो शाम को बिल्कुल सुनसान हो जाता है। हम लोग आदत ही नहीं, हम लोग रात को 3 बजे भी घर से बाहर निकलते थे, जाते थे, खाना खाते थे, आते थे, क्योंकि मेरे वैसे नाइट का काम था, तो दिन में मैं सोता था, शाम में घूमता था। अच्छा, यहाँ की बुरी चीज़ें क्या हैं? यहाँ की बुरी चीज़ें ये हैं, देखें, टर्की 2 किस्म की माइंडसेट आप लेकर आओगे। या तो आप कमाने आओगे, आप सोचोगे मैंने कमाना है, मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, सारी चीज़ें, यहाँ से आके पैसे कमाने हैं, आगे यूरोप जाना है, व्हाट्सएवर आपका प्लान, उसमें तो मैं बिल्कुल जीरो आप कह लें मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, ना जॉब्स एक्सप्लोर की, ना बिजनेस एक्सप्लोर किया, क्योंकि मैं वो माइंडसेट लेके नहीं आया था। यहाँ अगर आपने एंजॉय करना है ना, तो एंजॉय करने के लिए भी आप ठीक ठाक पैसे लेकर आए, फिर आप अपने पास गाड़ी का बजट भी लेकर आए, फिर आप अपने पास हर चीज़ लेकर आए। मतलब लिटरली सबसे बड़ी बात, आप ज़बान सीख कर आए, ठीक है। आपको टर्की तब तक अच्छा लगेगा जब तक ये अच्छा है। जिस दिन इसने रंग बदला, खुदा ना खास्ता अभी कोई इमरजेंसी हो गई, आपको हॉस्पिटल में जाके मुंह देना है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। टर्किश आपसे तब तक ट्रांसलेट पे बात करेगा जब तक उसका मफाद है। आपसे रियल एस्टेट एजेंट बात कर लेगा, आपसे रेस्टोरेंट वाला बात कर लेगा, ट्रांसलेट करेगा, उसका मफाद, उसका काम। ऐसे ही राह चलता हुआ बंदा आपके लिए इतनी ख्वारी नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात। जिस दिन ये आपके पास, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, लेकिन यहाँ आप तन्हा हो गए, फिर आपके पास यहाँ पे कोई भी नहीं साथ देगा। एज कम्पेयर टू डिफरेंट अदर कंट्रीज जहाँ एशियन कम्युनिटी ज़्यादा है, वहाँ आपके 10 ताल्लुकात कॉन्टेक्ट्स होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ आपको अकेले सारी चीज़ें करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप बच्चों के साथ अगर आ रहे हैं ना, देखें, बच्चे नहीं समझते, बच्चों को नहीं पता है कि माँ बाप हमें कहाँ लेकर आए हैं, ठीक है। बच्चे के
बच्चा कितने दिन आपका चेहरा देखेगा, उसको कोई चाहिए ना बात करने के लिए कोई। और मेरा एक बेटा है, वो लिटरली 1 महीने बाद जो है वो बिल्कुल दिमागी तौर पे पागलों वाला जो हो गया वो, कि ये मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे बाहर लेके जाओ, दूसरे बच्चों में खिलाओ। और इनके बच्चे जितना मैंने देखा है वो हम लोग के साथ इतना नहीं खेलते, सारे लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर भी। और टर्किश लोग खुद भी जो है इतना उनको कोई शौक नहीं है हमसे बात करने का। मतलब यहाँ अड़ोस पड़ोस में आज 1 महीना हो गया मुझे, लेकिन किसी पड़ोसी ने बात नहीं की। लिफ्ट में मैं खुद सलाम दुआ कर लेता हूँ बस, उनको इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कि हम इनसे बात करें ना। तो अब बच्चों को मेरा माइंड सेट ये था मैं इसको स्कूल में डालूँ, ठीक है। यहाँ टर्किश गवर्नमेंट का जो स्कूल है वो मैं पाकिस्तान से रूल आउट करके आया था कि मैंने उसमें नहीं डालना। उसका रीज़न ये है कि हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा इंग्लिश बोले, ठीक है। अब मेरा बच्चा अगर वो उसमें मैथ्स भी अगर टर्किश में कर रहा होगा तो पहले तो मुझे समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या, फिर मैं उसको समझाऊंगा। इसी तरह साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्कूल्स थे, अब उनकी रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने अब 8-9 इंटरनेशनल स्कूल विजिट किए, वो मोस्टली ओन करते हैं अरेबिक, जो है ना मिस्र के लोग, ज़्यादा अरेबिक स्कूल है यहाँ पे इंटरनेशनल वो लोग। और उनमें भी ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अरबी बच्चे ही थे, इजिप्ट वगैरह की। मैंने क्लासेस वगैरह भी विजिट की, तो वहाँ वो बकौल उनके कि हम इंग्लिश में जो है कम्युनिकेट करेंगे बच्चे से, बट प्रैक्टिकली जो है वहाँ सब अरबी और टर्किश में बात कर रहे थे। तो खैर मेरा बेटा 5 साल का था, मैंने डिसीजन को स्टॉप किया। मैंने कहा मैं इसको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें सिखाऊं कि अपनी बात समझा सके, मुझे घर जाना है, मुझे भूख लग रही है, या मुझे कोई चीज़ चाहिए, ये इनसे बात किस मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ना। तो ये डिसीजन अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि अच्छा। यहाँ मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बात की, मैंने कहा आप लोगों के बच्चों का मतलब क्या सीन था। 90% लोगों ने मुझे बोला यार बच्चे हमारे बहुत टाइम बाद एड्रेस में, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद एड्रेस में। और वो स्कूल गए तो स्कूल में 3-4 महीने बाद जाके उन्होंने कुछ सीखना शुरू किया। जब उनको होमवर्क आता था पहले हम समझते थे, फिर उनको समझाते थे। अब ये सारी जब ब्रॉडर पिक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब आप सुकून की तलाश में आए हो ना, तो या तो आप सुकून देखोगे या आप ये सब हर्डल्स देखोगे। ये सब हर्डल्स हैं लिटरली। ये आप यहाँ एक तरह से ऐसे साइकिल में घूम रहे हो जहाँ आपको घूमते रहना है। अब मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे यहाँ पे ज़बान भी सीखनी है, ठीक है। मुझे अपने बच्चे को भी सिखानी है, मुझे इनके स्कूलों को जाके अपना मुंह भी देना है कि हाँ ये चीज़ें इनको समझाना है, उनको सारी चीज़ें बतानी। मतलब एक स्कूल से मुझे इतनी बहस हो गई, वो कह रहे थे हम खाना खिलाएंगे। मैंने कहा आई अप्रिशिएट इट, लेकिन मैं घर से बना के दूंगा, वो नहीं खाता। उसने वो 5 साल का बच्चा, उसने खाना खाना शुरू किया, उसका टेस्ट डेवलप नहीं, वो खाएगा नहीं। और आप दोपहर तक उसको अपने पास रखेंगे, वो तो भूखा रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में आप ना एक उलझ जाते हो। मैं कभी कभी बैठ के सोचते हैं मैं सुकून की तलाश में आता हूँ, मैं यहाँ के और ज़्यादा उलझ रहा हूँ। मतलब मुझे रोज़ाना पैदल इतने वो चलने, कदम चलने एक छोटे से काम के लिए, या मेट्रो पूरा शहर घुमा के फिर आपको आपके स्टॉप पे लेकर आती है। मतलब यहाँ से मैंने बेलिंगटन से एक दिन जाना था, मैंने कहा यार चलो आज मैं अकेला हूँ, मैं मेट्रो लेता हूँ ना। मैंने गूगल किया, बस आई, और वो कोई 8 मिनट का रास्ता था, 45 मिनट में सारी गलियाँ घुमा के फिर मुझे वहाँ पहुँचाया। तो जो आपका मकसद है ना मेन, एज ए फ्रीलांसर मैं बात कर रहा हूँ, एज ए फ्रीलांसर आप अकेले हो, आप आओ इंजॉय करो। बट जहाँ आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, जहाँ आपके साथ जिम्मेदारियाँ इन्वॉल्व हैं, वहाँ फिर आप ये माइंड सेट नहीं रख सकते कि मैं यहाँ सुकून से रहूँगा। वहाँ फिर आपको उनके लिए वर्किंग करनी है और आउट ऑफ द बॉक्स आके करनी है। मतलब पाकिस्तान में मेरी ये मेंटालिटी थी यार मेरे को तो कुछ भी नहीं करना ना, मेरे को तो बाहर जाकर लोगों से बात नहीं करनी, मुझे तो काम के लिए नहीं वो होना, परेशान नहीं होना, मैं तो सुकून से अपना करता रहूँगा, घर में बैठे कंप्यूटर लगाऊंगा, काम करूँगा और बाकी जो है लाइफ अपनी इंजॉय करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, आपको मुश्किलात होती हैं, माइग्रेशन इज़ नॉट ईजी। और प्लीज़ जो भी बंदा यहाँ आए वो ये मत बोले कि मैं आते साथ ही घर खरीद लूँ, प्लीज़, या मैं आते साथ ही इन्वेस्ट कर लूँ। प्लीज़ 1 से 2 महीने रहें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, अपना एक बजट रखें सिंपल सा, या ये 4-5 लाख रुपए ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि ये गुड है या नहीं है। जिस स्टेज पे आपको लगे ना कि यार बस अब इनफ, अब इसके बाद मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा, तब आप ना वापसी का रास्ता ओपन रखें। देखें
बीमारियों का टाइम है, कोविड का टाइम है, खुदा ना खास्ता मेरे अंदर एक खौफ है अभी आजकल कोई इमरजेंसी हो जाए, ये लोग हमें कैसे क्वारंटाइन करेंगे, मैं बाहर से अपनी चीज़ें कैसे खरीद के लाऊंगा अगर मुझे कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए। इट्स अ वेरी जेन्युइन कंसर्न। खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो हमें तो यहाँ कोई खाना पहुँचाने वाला भी नहीं है कि कोई बाहर से खाना ला के दे दे। तो ये इतने सारे मतलब एक होता है ना कि अपनी मदद आप यहाँ पर हमारे भाई देखें, मैं काफ़ी कंट्रीज़ में गया हूँ। मैंने जो देखा, मैंने अब जब आप बाहर निकलते हो ना पाकिस्तान से, तो 1 साल से 2 साल आपको एडजस्ट होने में लगते हैं। आप जितनी बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप कहें ना कि आप इनसे मुंह मोड़ लें, तो वो फिर वो ही होता है ना कि आपको फील होता है कि यार नहीं, आप इसको बर्दाश्त करेंगे फिर आप सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं मैं कर आपकी सकते। बात को बिल्कुल 1 साल 2 साल मैं आपको आपकी लगते बात को हैं। बिल्कुल सेकंड करता हूँ। 1 से 2 साल लगते हैं एडजस्ट होने में, और टर्की में शायद 1 साल के अंदर, अगर मैं यहाँ रहता हूँ 1 साल के अंदर ये सारी चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी। बट एट व्हाट कॉस्ट? आप रिजल्ट भी तो देखते हो ना, रिजल्ट मुझे उसका क्या मिला है? आपको रिजल्ट मिला एक अच्छा वेदर, आपको रिजल्ट मिला पैसे तो आपने नहीं कमाए। वहाँ तो आप इसलिए अपना आपको काटते हो कि यार आपके पास पाउंड आ रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं या रियाल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप किस लिए काट रहे हो? आपने पैसे तो नहीं कमाए, इकोनॉमी की डाउन इस सेंस में हो रही है। मेरा इनकी इकोनॉमी के फ्लक्चुएशन में इतना नुकसान हो गया। मैंने पाकिस्तान से लीरा लिया था 22 रुपये 50 पैसे का, आज 18 रुपये समथिंग पर है, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही है। उस वक्त $1 के शायद 6.90 थे लीरा, आज 8.35 समथिंग है। इतनी ज़्यादा इनकी फ्लक्चुएशन है। खैर ऐसा नहीं है कि टर्की में काम नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है काम होगा, लोग कर रहे हैं। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें, बट मैं अपने लिए बात करता हूँ ना। मैं अगर 1 साल या 2 साल यहाँ पे अपनी इन सब चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, बदले में मुझे क्या मिल रहा है? मैं सिर्फ सुकून की तलाश में आता था। ऐसे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगती है? यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये है, आप आज़ाद हो। आज़ाद इन अ सेंस, लोग आपको जज नहीं करते कोई, मतलब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ फील हुई थी कि यार यहाँ के लोग मज़हबी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ से सोच कर आए थे इट्स अ मुस्लिम कंट्री, वेरी गुड कंट्री। और जो लोग औरतों को देखते हैं, मैंने नहीं देखा, वो तो ये सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पे घोड़े के ऊपर जो है वो हलीमा सुल्तान भाग रही। ऐसा कुछ भी नहीं है। टर्की इज अ वेरी लिबरल कंट्री, ठीक है। और मैंने एक चीज़ महसूस की, यार ये लोग शायद मज़हबी नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने वही इस्लाम भाई से बात की, उन्होंने बोला देखो वो लोग अपना ईमान अपने दिल में रखते हैं, वो आपको वो थोपेंगे नहीं कि आपने ये किया, आपने वो किया, आप ऐसे, ऐसा नहीं है कुछ भी। और उसके 2 दिन बाद ही जुम्मे का दिन था, मैं मस्जिद गया तो वाकई वो जो लोग पैंट शर्ट में इधर उधर घूम रहे थे वो सब ऐसे इतनी अच्छी नमाज थी जुम्मे की, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये लोग अपने दिल में अपना ईमान रखते हैं, ये लोग आपके ऊपर फोर्स नहीं करते। मतलब अगर कोई शराब की दुकान भी खुली हुई ना तो कोई जाके उस पर पत्थर नहीं मार रहा। ऐसे ही यहाँ ये आज़ादी है, और ये आज़ादी इन अ सेंस आपकी लाइफ में भी है। जैसे कोई बंदा आपको ये नहीं कर रहा है तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम वो क्यों नहीं कर रहे, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस नहीं, ये सबसे अच्छी जो लोग वहाँ पे हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस करते हैं वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। टर्की में इंटरफेरेंस नहीं है, टर्की के लोग पुरसुकून है। जैसे अब मैं जब न्यूज़ फीड खोलता हूँ तो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ एहतजाज, कोई ना कोई मसला, कुछ ना कुछ चिक चिक हो ही रही होती है, कोई इसको कह रहा है कोई उसको कह रहा है। ये ऐसी चीज़ मैंने यहाँ नहीं देखी, ठीक है। टर्की का फूड बहुत अच्छा है, टर्की अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। यहाँ के रेंट्स कम हैं, यहाँ के घर सस्ते हैं, यहाँ का बेसिक किचन एक्सपेंस कम है, बिजली पानी गैस सस्ता है। ये बहुत बड़ी नेमत है इनकी गवर्नमेंट की इनको। सही बात है। यहाँ के पास बहुत अच्छे, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है, बिजली के बिल हज़ारों में आ रहे हैं, गैस के बिल हज़ारों में आ रहे हैं। आपने एसी चलाया नहीं चलाया, उन्होंने खुद आप ठीक नहीं करवा सकते, बहस नहीं कर सकते। ये टर्की के प्लस पॉइंट है, ठीक है। और टर्की के अगर वो मुश्किल चीज़ें देखूँ, आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बच्चे आपके एडजस्ट नहीं होते, स्कूलिंग थोड़ी सी मुश्किल है फॉर 1 ईयर। एक तरह से बच्चों के ऊपर थोड़ा सा जुल्म है, लेकिन ये आपको बर्दाश्त करना है। अगर आपने रहना है तो आपने बच्चों पे जुल्म करना को सिखाना है कि नहीं ये है, ये फलाना है, ढिमाका है। और अल्लाह आपका भला करे। लाइफ यहाँ पे उस सेंस में कंफर्टेबल नहीं है। मैं अगेन बोलूँगा, पाकिस्तान में लोगों का स्टैंडर्ड हाई है रहने का, यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड सिंपल है।
यहाँ के लोग वो शशके नहीं पालते जो पाकिस्तान में लोगों ने पाले हैं। जिस तरह से वो लाइफ अपनी जी रहे हैं, जो हम देखते हैं, वो उस तरह का यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। तो इफ़ यू हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ इन पाकिस्तान, देन आपको टर्की बहुत मुश्किल लगेगा। अगर आप कि वहाँ कोई जेन्युइन कंसर्न है, पास लोग बहुत जेन्युइन कंसर्न होते हैं, वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते, मतलब सीरियस कंसर्न होते हैं। कोई जॉइंट फैमिलीज होती हैं, उनमें फड्डे हो रहे होते हैं रोजाना, वो कहते हैं हम तंग आ गए, हमने बस यहाँ से बाहर जाना है। तो या किसी का कोई और मसला हो सकता है, जब तक आपका ये ना हो, और अगर आपका ऑनलाइन काम है तो आए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने यहाँ जॉब एक्सप्लोर नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने मार्केट को थोड़ा बहुत रीड किया है। जॉब्स के बारे से नहीं, रीड किया है। यहाँ वो पोटेंशियल नहीं है जॉब्स का। अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की भी बात करूँ, पाकिस्तान का टर्नओवर बहुत हाई है। पाकिस्तान में आप प्रॉपर्टी में पैसे घुमाते हो, उसमें टर्नओवर ज़्यादा है। पाकिस्तान में आप गाड़ियों के कारोबार में पैसे लेते हो, घुमाते हो, उसमें टर्नओवर ज़्यादा है। यहाँ पे उतना चार्म, उतना क्लिक नहीं है। प्रॉपर्टी के काम में तो है, यहाँ पे बहुत है, इतना बड़ा क्लिक नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदा है, उसने कर लिया 2 लाख लीरा का, उसको 1 साल बाद मिलते हैं 2.5 लाख लीरा, 50,000 लीरा उसने फायदा कमाया, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ी जो ग्रोथ है वो पाकिस्तान, कराची में ख़ास तौर पर। या आप देख लें, मतलब मैंने 1 साल में अच्छे खासे लोगों को अप एंड सेल करते हुए। वो डिपेंड करता है ना आपकी लक, जहाँ काम करेगी कोई अच्छी प्रोजेक्ट में आपकी वर्किंग आपकी लक भी हर चीज आपकी आप वेट एंड वॉच करते हो, जहाँ आपको अच्छा सौदा मिलता है आप उठाते हो उसको। तो सीधी सी बात है, कोई भी आप पाकिस्तान में चीज लेते हैं, यहाँ पे भी कहीं भी लेते हैं, आपने चीज ले ली, आपकी वो मेन पे आ गई है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अब चली जाती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में लोगों की बाइंग पावर बहुत ज्यादा होती जा रही है दिन ब दिन। ऐसा गाड़ियां आज मैं मतलब कल देख रहा था, गाड़ियां जो गाड़ी ओरिजिनल इनवॉइस पे 18 लाख की थी, वो लोग 25 लाख की बेच रहे हैं 4 साल चलाने के बाद, और लोग खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? लोगों की बाइंग पावर है ना। हमें समझते थे कि बस ये इंतहा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, और वो उससे ऊपर जाती थी मार्केट, और लोग खरीदते थे, लोग खरीदते मतलब मैंने, आप अगर इसकी बात, चलो प्रॉपर्टी उसको छोड़ देते हैं, फूड की बात कर लेते हैं। कराची में मैंने ऐसे रेस्टोरेंट्स भी देखे हैं जो 4 बंदों के 12,000 रुपए का बिल बनाते हैं, और लोग पे करते हैं। लोगों की बाइंग पावर है वहाँ पे बहुत ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ बिजनेस, मतलब अगर मैं दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची के लोग, पाकिस्तान के लोग ज्यादा पैसे खर्च करते हैं एज कम्पेयर टू टर्किश पीपल। वो तो करते हैं। इवन एक अगर आप नॉर्मल लाइफ वहाँ देख लें पाकिस्तान में, तो 1,00,000-1.5 लाख आपका, या मिनिमम भी कर ले 60-70 हज़ार, तो आपको पता ही नहीं चलता मंथली गया। 60-70 हज़ार तो हैंड टू माउथ है। वो तो हैंड टू माउथ है ना, वो तो आपका अपने घर में, ये मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, जिसका अपना घर है उसका 60 से 70 हज़ार तो मंथली है वहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे आप रेंट पे रह के आपका 4 से 5 हज़ार लगता है। सही है। नॉर्मल 4 से 5 हज़ार खर्चा है इधर, ये आपको भी पता है। मतलब मैंने यहाँ घर लिया, मैं पहले दिन गया अपने घर का पहला राशन जिसको बोलते हैं ना, वो लेने के लिए। तो मैंने उसमें तेल भी लिया, चिकन भी लिया, दूध भी लिया, आटा भी लिया, सब कुछ जो जरूरत की चीजें थी सारी चीजें उठा कर आ गए, और 250 लीटर से ऊपर का बिल। हाँ ऐसे ही है। एज कम्पेयर अगर पाकिस्तान जाते तो पाकिस्तान में 16, 17, 18 हज़ार रुपये एक ट्रिप पे आपका लग जाता है। तो पाकिस्तान में लोग ज्यादा खर्च करते हैं एज कम्पेयर टू इधर। यहाँ वही अगेन बात आती है, बेसिक लाइफ स्टाइल जो है ना वो बहुत सस्ता है। गवर्नमेंट ने बहुत रिलीफ दिया, आप ये देखिए, और क्वालिटी भी दी। क्वालिटी है, चीजें सस्ती हैं। आपका रेंट पे रह कर भी आपका 4 से 5 हज़ार खर्चा होता है। आप यानी कि इजीली लाइफ हैंड टू माउथ अगर आप कहें तो 4 से 5 हज़ार अगर आपकी पे है तो आप इजीली गुजारा कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपका मैंने ये बोला ऑनलाइन जैसे काम है, उनको क्या आप सजेशन दें, यहाँ पे आना चाहिए ऑनलाइन काम है जिसका? देखिए, मेरा यहाँ टर्की आने का एक और मकसद भी था ऑनलाइन के हवाले से। ऑनलाइन के हवाले से मेरा मकसद ये था कि पाकिस्तान में वो प्रॉपर टूल्स मुझे नहीं मिल रहे थे जो यहाँ पर हैं। मिसाल है बिटकॉइन, सबसे बड़ी बात, बिटकॉइन कैश करने की पाकिस्तान में फैसिलिटी नहीं है। यहाँ मैंने अक्सर आय में गया, मैंने बिटकॉइन दिए, वो कैश हो गया। सही है। पेपैल यहाँ पे भी बंद है, वरना यहाँ पेपैल ऑन था। तो ये पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के बहुत बेसिक और मेजर
कंसर्न है, ये टूल्स उनको चाहिए। अमेज़न हो गया, अमेज़न हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। बहुत सी। सबसे बड़ा मसला आता है पेमेंट का, ठीक है। फ्रीलांसर को चाहिए पैसे, और पैसे बेचने का जरिया कोई नहीं है सिवाय बैंक के या वेस्टर्न यूनियन, जो कि अब लोग नहीं करते। तो यहाँ आने का मेरा मकसद ये था कि जिन थर्ड पार्टी लोगों पे मैं रिलाई कर रहा हूँ, मैं उनसे कट के खुद कर लूँगा ये सब चीज़ें। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है ऑनलाइन वालों के लिए कि वो यहाँ आए तो उनका ये जो मसले मसाले ये हल हो जाएंगे। बट काम ऑनलाइन नहीं करना, अपना 6 महीने का बजट लेकर आए, एक माइंड में कुर्बानी का जहन रख कर आए कि अगर ये मेरे पैसे ज़ाया हुए तो कोई बात नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आना ज़रूरी है। लेकिन बहुत सुहाने ख्वाब लेके नहीं आए कि टर्की आके जो है वो फूल बिछे होंगे एयरपोर्ट पे और आप चलते चलते यहाँ हाथ भी हो जाते हैं बहुत। मेरे साथ 2-3 दफ़ा हाथ हुआ। मैं एयरपोर्ट से उतरा, टैक्सी वाले से बात की, उसने बोला 400 लेगा। मैंने कहा डन, चलो। आया मैं, आके मुझे बोलता है 470 लेगा। मैंने कहा भाई 400 लेना, बात की थी। कहते मीटर 400। मुझे मीटर नहीं पता, मैं कभी देखा नहीं, कुछ नहीं किया, तो कहाँ घुमा के लाया मुझे पता ही नहीं, हाथ हो गया। हम वहाँ गए, तकसीम गए, तो मैंने टैक्सी वाले को 100 लीरा दिए, वो बाकी पैसे गिन रहा। मैं बच्चे का स्ट्रॉलर पीछे से निकाला, उसने टैक्सी चला दी। अब मेरा माइंड एक कि यार पैसे गिन रहा था, उसने दिए नहीं दिए, सारे पब्लिक से पैसे नहीं दिए वापसी। अच्छा, हाथ भी हो जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे सीन भी हुए कि ऐसी है लोग। मैं तो बताता हूँ, मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी, मैंने उस पर वार्न किया था कि टैक्सी यूज़ नहीं करें यहाँ पे। लेकिन एयरपोर्ट से ज़ाहिर जो आ रहे हैं उनको करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ से बसेस भी चलती हैं। अगर सिंगल बंदा आ रहा है तो वहाँ से बस लेके आके, सिंगल बंदा तो आज़ाद है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। कहता हूँ अकेला बंदा परदेश में रोड पे भी सो गया, किसी ने क्या देखा, किसी को थोड़ी पता अपने मुल्क में। फैमिली साथ होती है, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है। आप अपनी फैमिली को, बच्चों को इस तरह ख्वार नहीं कर सकते। आप, मैंने अभी आपसे बात की ना, उस दिन मैं अकेला जा रहा था, मैंने कहा मेट्रो ले लेता हूँ, तो अकेला था ना। अब बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बंदा सोचता है नहीं यार ये चीज़ सही बात है। ऑनलाइन जो काम आप कह रहे हैं, ऑनलाइन जैसे आपका ऑनलाइन काम है, तो मैंने भी प्लान ये ऑनलाइन का, क्योंकि मैंने काफ़ी बिजनेस सर्च किए, सारा प्लान कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से। अब प्लान यही सारा उसी पे वर्किंग सारी मेरी है, ऑनलाइन की तरफ ही मैं भी तकरीबन 80% तो मैं आ गया हूँ। आपका क्या माइंड है ऑनलाइन के, अगर आप करते हैं, आप लोगों को क्या कहना चाहिए? काफ़ी लोग ऑनलाइन की तरफ आ गए हैं। ऑनलाइन की 3 चीज़ें हैं। एक एडसेंस, पेड एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं। आप एक ऐसा पूल बना लें लोगों का जहाँ लोग आपके पास आएँ, ठीक है, और आपकी सर्विस लें और बदले में आप उनको अपने इश्तिहार दिखाएं। यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट हो गई, गूगल के अपने एडसेंस चलते हैं वो हो गए, व्हाट्सएप। एक तो ये, दूसरा होता है एफिलिएट। एफिलिएट ये कि यार आपकी चीज़ है, अमेज़न पे आप बेच रहे हैं, मैंने बोला मैं आपकी चीज़ बेचूंगा, मैं कमीशन लूँगा, ये एफिलिएट हो गया। और तीसरा है ड्रॉप शिपमेंट, ये अपना बिजनेस, आपका कोई अपना प्रोडक्ट है, आपने मार्केट सर्च की, आपने इसको बेचा। दुनिया में सबसे मुश्किल काम ना ऑनलाइन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वजह इसकी क्या है, इसको बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आपकी एक साइट रैंक होने में, या आपकी एक पूल बनने में कस्टमर्स की, या आपका ट्रैफिक गैदर होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। 6-8 महीने बाद अगर वो आपका पूल नहीं बना, या आपकी स्ट्रेटेजी गलत हुई, या कोई कंपैटिटर आपके पास आ गया तगड़ा, तो आपके 6-8 महीने ज़ाया होगा। इसमें इन्वेस्ट करने की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो होता है आपका टाइम, और ये सबसे कीमती चीज़ है ऑनलाइन। ऑनलाइन को हम अपनी जबान में कहते हैं हाई रिस्क बिजनेस, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। आपने बड़ा रिस्क लिया, बड़ी निश पे काम किया, आपके पास ट्रैफिक आ गया, आपका काम चल रहा है बहुत अच्छा, जब तक चल रहा है चल रहा है। जिस दिन उसने अपना रंग दिखाया, उस दिन आपको इससे बुरा काम कोई नहीं लगेगा। मुझे 8 साल तो नहीं, 2011 साल हो गए काम करते हुए, ठीक है। 11 साल में 11,000 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं यहाँ ऊपर था और धड़क अगले दिन नीचे गिर गया। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। गूगल की अपडेट आ गई, कोई नई वो आ गई, पॉलिसी आ गई गूगल की, आपकी साइट आओ, आपका प्रोडक्ट फेल हो गया, आपको कंपेटिटर ने हरा दिया, बहुत सारी चीज़ें, लोगों की पेमेंट्स फंस जाती हैं, आपके साथ फ्रॉड हो गया। बंदे ने क्या करना है, आपको सिर्फ एक राइट क्लिक करके ब्लॉक करना है, दैट्स इट। अब बंदा दुनिया में कहाँ बैठा हुआ है नहीं पता। तो मैं ऑनलाइन को मशवरा नहीं देता किसी को एज अ करियर परस्यू करें, क्योंकि ये हाई रिस्क है।
ये तब तक अच्छा है जब तक आपको लग रहा है, जब आप अब ये अपना वो तो जो कर रहा है ना उनके लिए है ना, जो जानता है हर चीज कर रहा है ये उनके लिए। जो कर रहे हैं, जो वो मेरी बात को समझेंगे बहुत अच्छी तरह से कि मैं उनको क्या चीज़ कन्वे करना चाह रहा हूँ, कि उनके दिल में भी हर वक्त एक डर और खौफ रहता है जिस तरह में मेरे दिल में रहता है कि यार ये इट्स लाइक अ बबल। आपके हाथ में फिजिकली कुछ नहीं, ठीक है, आप किसी को ये नहीं बोल सकते ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी जगह है, ये मेरा प्रोडक्ट है, वो आप नहीं बता सकते। इट्स ऑल इन अ बबल। जो हो रहा है जब तक हो रहा है तब तक सही है, जब नहीं होगा तब आपको फिर दोबारा से शुरू करना है। अच्छा, उमैर भाई ने मुझे खुद कहा था कि मैंने इंटरव्यू देना है, मैंने काफ़ी चीज़ें बतानी है, तो उनमें से कोई चीज़ आप बताना चाहते हैं स्पेशल, वो आप बताएं ताकि लोगों को। मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा सबको, इफ़ यू आर कमिंग हियर, ज़बान सीख कर इसको इजी नहीं ले। ये मत सोचे हम वहाँ जाएंगे बात करेंगे लोगों से हम सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने लिटरली लोगों को देखा, यहाँ आके ज़बान के उसमें एडमिशन लेते हैं, लैंग्वेज सेंटर में जाके सीखते हैं, फिर उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। आपने यहाँ पे लाइफ स्टार्ट करनी, लैंग्वेज इज अ मस्ट। अभी तो यही प्रॉब्लम है ना, अभी तो इंस्टीट्यूट सब बंद है, मैंने भी ऑनलाइन सीखिए, ऑनलाइन अब वही कर रहे हैं, ऑनलाइन थोड़ा बहुत देखते हैं, पढ़ते हैं, वर्डिंग याद करते हैं थोड़ी बहुत। यार इतने महीने में थोड़ी बहुत टॉकिंग करनी आई है ना, इसी वजह से यही है कि वो सीख रहे हैं। लेकिन था जब तक आप प्रॉपर सीख नहीं लेते, आप बाहर कम्युनिकेट नहीं करते जाके, यहाँ वर्किंग में नहीं है तो मेरा पता है क्या प्लान था लैंग्वेज सीखने का। मेरा प्लान ये था लैंग्वेज सीखने का कि मैं वहाँ जाके बच्चों से बातें करूँगा। बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बात कन्वे कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ करके अपनी बात समझा देते हैं। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत अच्छी बात है कि वो स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। वो अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल फौरन उनकी नज़र जाती है माँ बाप की तरफ, ठीक है। तो लैंग्वेज आप सीख कर आए, ऑनलाइन सीखें, बट लैंग्वेज लाजिम सीखें। लैंग्वेज बगैर यहाँ गुजारा बिल्कुल भी नहीं है ऐसे। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ इंजॉय करना चाहते हैं तो एज न्यू तो पहले तो दूसरे बाहर की चीज़ों को भी देखें। बाहर भी पूरा एक इस्तांबुल है, बहुत बड़ा इस्तांबुल है, उसको देखें ताकि आपका इजी एक्सेस हो चीज़ों के ऊपर। दूसरे शहर बहुत अच्छे हैं इस्तांबुल में, तो वो इस्तांबुल ऐसे ही है सेम लाइक अगर आप कहीं कराची एक अगर मैं वो देखो ना इसकी चीज़ें, तो इतना रश है। इवन के लाहौर में उधर देखो, इस्तांबुल की आबादी 14.5 करोड़, मतलब मैं देख के सुन के थोड़ा हिल गया था। मैंने बोला यार इतने सारे लोग। इसकी जो एरिया है ना, 3 कराची हो फिर ये एक इस्तांबुल बनता है। एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब हम लोग गाड़ी लेके हैदराबाद चले जाते थे 2 घंटे में, यहाँ से मतलब आप एशियन साइड पे जाए, तो मैं शिशली गया, मुझे पूरे 2 घंटे लगे। हाँ ऐसे ही लग जाते हैं। मैं एक दिन वो एयरपोर्ट जो इनका सबीहा एयरपोर्ट है, यहाँ से मैं उधर गया, मुझे 4.5 घंटे लगे। तो यानी कि एक कोने से मैं अगर दूसरे कोने में कहूँ 4.5 से 5 घंटे आपके लगते हैं। और अगर आप अपनी उसमें बस उसमें जाओ कार में, तो हो सकता है आपके 5-6 घंटे भी लग जाएं। अच्छा, एक और चीज़ जो स्पेसिफिकली मैं मिडिल ईस्ट के लोगों से ये बात कहूँगा, मिडिल ईस्ट में ना करने को बहुत कुछ है। मतलब वहाँ ऐसा है, यू नेम इट यू गेट इट। आप बोलो मुझे सहरा में बर्फ़ चाहिए, आपको बर्फ़ मिल जाएगी। आप बोलो मुझे स्लाइड्स चाहिए, मुझे एडवेंचर, मतलब एक तरह का आपके लिए डिजिटल सिटी है, ठीक है। ऐसी उस चीज़ को आप टर्की में मिस करेंगे। टर्की में वो चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, उस लेवल की चीज़ें नहीं है। अच्छा भाई, आपका जो यहाँ पे आके हुआ है एक्सपेंस जो हुआ है, कितने महीने हो गए आपको? मुझे यहाँ पहला महीना हुआ है घर में। मैं 17 तारीख को आया हूँ, 17 फरवरी को, और आज से 24 से 25 मार्च। कितना एक्सपेंस हो गया आपका? एक्सपेंस होटल का हो तो 2000 ले रहा था एक हफ्ते का ना। टोटल अभी तक कितना हो गया? मैंने टोटल के कैलकुलेट नहीं किया अभी तक, और मैं वैसे मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ। पहला महीना आपको भारी पड़ता है, क्यों? आपके 2 डिपॉजिट जाते हैं, कमीशन जाता है, रेंट जाता है। तो पहले महीने का आप समझ लें अपने माइंड में 10,000 लीरा अपना माइंड में रखिए, ठीक है। दूसरे महीने से मंथली एक्सपेंस, इफ़ यू आर लिविंग अ गुड लाइफ ना, आप घूम रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छा अपना रेंट वेंट दे रहे हैं, किसी चीज़ पे आप हाथ नहीं रोक रहे, तो आप समझ लें 5 से 6,000 लीरा आपका लग जाता है। फेयर ना, अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कॉस्ट है रहने की। सही। इससे मतलब ऐसी लाइफ कराची में बहुत महंगी मिलेगी। वहाँ समझ लें आप 2 लाख आपका लग जाएगा। यानी कि टोटल एक महीने में आपका, एक महीना अगर आप रहें
तो पहला महीना आपका समझ लें 16,000 लीरा पर है, फिर दूसरे महीने से आप 6,000 लीरा पकड़ लो। 2 महीनों में 20,000 21,000 लीरा लग गया। ज़्यादा लग गया होगा, मैंने शॉपिंग भी की है। अच्छा, ज़्यादा लग गया। मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ। ओवरऑल कितना, टोटल कितना? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो इस बात पे तंज करते हैं कि उनको पता हो कि हाँ यहाँ पे कितना खर्चा आ रहा है 1-2 महीने में, जो आप शुरू के कहते हैं ना। या मैं लीरा में नहीं बता रहा क्योंकि लीरा अप डाउन हुआ है और बीच में अपना कार्ड भी यूज़ किया है बहुत ज़्यादा। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तकरीबन $3,500 से $4,000 $3,500 से $4,000 मैं यहाँ खर्च कर चुका हूँ। यानी इट्स मीन 25,000 से 30,000 खर्च कर चुके हैं। इसमें मेरी TRC की फीस भी थी। सही, यानी ये सब कुछ ही। हाँ, सब कुछ, मतलब इतना बजट मिनिमम आप रख के लाएं। ठीक, ऐसे ही है। अच्छा, फाइनल आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? तो फिर हम फाइनल पैगाम देना चाहूँगा, ज़बान सीख कर आए। डू नॉट थिंक कि टर्की में बहुत सारी दूध की नहरें बह रही हैं। बी प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली, जो मैंने नहीं किया था कि यहाँ के आपको हासिल करनी है, मेहनत करनी है, ख्वारी करनी है। आपको एडजस्ट होने के लिए 3 महीने चाहिए मिनिमम। बच्चों को, फैमिली को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये एडवाइस देते हुए बात और ये भी कहते हैं कि फैमिली नहीं लेकर आए, पहले अकेले आए। मैं ये कहता हूँ फैमिली को भी लेकर आए, ताकि वो भी इस चीज़ को प्रॉपर्ली जज कर लें और आप भी जज कर लें। दोबारा 2 राउंड नहीं करें, वरना आप जाके समझाते रहेंगे। 5वीं चीज़ ये कि यहाँ जब आप रह रहे हैं, यहाँ के फूड को सबसे ज़्यादा एंजॉय करें, यहाँ की जगहों को एंजॉय करें, जो इनकी गवर्नमेंट ने चीज़ें दी हुई हैं उसको एंजॉय करें, और दुआ करें कि आप किसी मसले में नहीं फंसें, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का मददगार नहीं है। आप हैं और अल्लाह है और दुआएं हैं, दैट्स इट। बाकी अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं हर जगह पे। यहाँ के लोगों की अच्छी बात ये है कि वो आपके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करते, जजमेंटल नहीं है। और बेलुदुजू में या बाकी इलाकों में आपको स्टार्टिंग में ये भी मसला हो सकता है कि वो लोग फॉरेनर्स को घर नहीं देते, ठीक है। वहाँ से जब प्लानिंग कर आए, अपना शॉर्ट टर्म घर लेकर आए माइंड में। पहले आप आते से आते 15 दिन में आपको फैसला करना होता है, तो आप शॉर्ट टर्म घर के अंदर रहें 1 महीना 2 महीना, फिर सुकून से अपनी वर्किंग करते हैं। जहाँ आपको घर लेना है, रेंट लेना है, इलाका देखना है, शॉपिंग करनी, जो आपने करना है वो आप आराम से करें, सुकून से। आपके पास टाइम होगा। जल्दबाजी में गलत फैसला नहीं करें कि आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ज़्यादा किराए का कर लिया, आपको पता नहीं था, बाद में आपके गले पे सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद ये आते साथ ही इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचें कि मैं अपने पैसे जेब में रखे हुए मैं कहीं डाल दूँ, पैसे खर्च कर दूँ। नो, एक्सप्लोर इट फर्स्ट, फिर फैसला करें, जज करें, फिर फैसला करें, ठीक है। रेंट का घर लें, अगर शॉर्ट टर्म ले रहे हैं कोशिश करें फर्निश लें, वरना क्या होगा, आप अगर नॉन फर्निश लेंगे तो आपका 10,000 लीरा जो है वो आपका सामान में चला जाएगा, और जब आप सामान बेचेंगे तो उसके आधे पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा, कान यहाँ से पकड़ें, यहाँ से पकड़ें, बात एक ही है। 6 महीने की अगर आप कॉस्टिंग कर लें फर्निश की और नॉन फर्निश की, तो वो दोनों आके लैंड करेंगे 30,000 लीरा पे। 2 डिपॉजिट, 1 डिपॉजिट, 2400 रेंट, 1500 रेंट। ओवरऑल जब आप कॉस्टिंग करेंगे ना तो एक ही हिसाब बैठेगा। या तो उन पैसों का सामान ले लें या उन पैसों का फर्निश कर लें, दोनों में से कोई एक काम करें। शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए फर्निश सही है, उसके बाद आप स्विच कर लें। ये मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, अन्ना सा। बाकी इससे आप बाकी यहाँ आए, खुद एक्सपीरियंस करें। कोई बंदा किसी की लाइफ के बारे में भी गाइडलाइन बना के नहीं दे सकता कि आप आ जाएंगे तो ऐसा होगा और ऐसा होगा। जो बंदा आता है वो अपना जहन लेकर आता है, अपनी मेंटालिटी, अपना विजन, अपनी सोच लेकर आता है और उसी हिसाब से काम करता है। ये मेरे फैन। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये उमैर भाई इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आगे भी इनसे एक्सपीरियंस कोई हुआ तो हम ज़रूर लेंगे। इन्होंने खुद कहा था कि मेरा इंटरव्यू करें, मैं कुछ बताना चाहता हूँ लोगों को ताकि ये अच्छे तरीके से गाइड कर सके। तो मतलब मैं जितने सपने लेकर आया था ना, जितने सारे, वहाँ आके एक्सपेक्टेशन मेरी आधी से भी नीचे गिर गई। बट मेरे पास वापस ना जाने की सिर्फ एक वजह है कि जहाँ मैं वापस जाना चाहता हूँ वो भी कोई इतनी खास जगह नहीं है। हाँ। तो उसके मुकाबले में टर्की अच्छा है और यहाँ गिव एंड टेक है। कुछ पॉइंट्स वहाँ के अच्छे हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ के, कुछ वहाँ की मुश्किलात है, कुछ यहाँ। ओवरऑल बैलेंस करके आप खुद चूज करें आपको कौन सी लाइफ चाहिए, ये वाली चाहिए, वो वाली चाहिए। बस यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कुछ बता दिया कि यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं। तो आपने देखना है, आपने सोचना है, जो बेहतर है आपको लगता है वो करें अपने लिए। तो ये था आज का। और एक लास्ट बात कहना चाहूँगा, जो मेरे साथ नहीं हुआ, अगर वैसे हो जो मुझसे पहले आए तो उन लोगों के साथ ये बहुत मसला हुआ कार्ड्स का। जिन लोगों के कार्ड 6-6 महीने लेट आए हैं, 7-7 महीने लेट आए हैं, उनके लिए बहुत मसला हुआ था। आजकल कार्ड्स जल्दी प्रोसेस हो रहे हैं, जल्दी अपॉइंटमेंट आ रही है।
तो अगर अभी आएंगे तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये अभी बहुत जल्दी आ हाँ रहे हैं। अभी जल्दी आ रहे हैं, ये छोटा बेनिफिट नहीं है। हाँ एज कम्पेयर अगर मैं करूँ 1 महीने में किसी का कार्ड आ रहा है, उसको 1 महीने में फैसला हो गया उसका, हाँ वो आगे आजाद हो गया अपने जहन में कि मैंने क्या करना है। और एक बंदा 7 महीने तक यहाँ बैठा हुआ है, उसका फैसला नहीं हो रहा, ये बहुत जहनी टेंशन। मेरा अपना 6 महीने बाद आया कार्ड। बट आप इससे ज्यादा रिलेट और कोई नहीं कर सकता। आप खुद सोच रहे होंगे 6 महीने तक कि ना मैं यहाँ करा ना मैं वहाँ करा, मैं क्या करूँ। ऐसे ही ये एक अलग स्ट्रेस और टेंशन होती है जहन में। ये सोच ही आना है। तो अभी कार्ड जल्दी आ रहे हैं, आगे क्या होता है ये कुछ पता नहीं, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन भी लगा दिए अब। हाँ। नेक्स्ट से हफ्ता इतवार अभी वीकेंड में हाँ। इतना खतरनाक कर्फ्यू वाला लॉकडाउन था, कोई भी नहीं था हाँ, बाहर। कोई नहीं। इवन ये मरमरा वगैरह भी कुछ भी बंद, सब बंद होता है। तो खैर ये आज का टॉपिक था, उमैर भाई से डिस्कस हुआ, आप तक पहुंचाया इनका पैगाम। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह। सी यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।